Hi guys and welcome back to the channel Deepak of Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 17th of July 2023. तो गाइज आज है तारीख 17 जुलाई 2023 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है मंगोलिया को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2014 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स। यहाँ पर आपको 4 लोकेशंस दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर ही, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इन चारों जगह में से कहाँ पर कोरल रीफ्स पाई जाती हैं। कोरल रीफ्स आपने कई बार पढ़ा हुआ है, समुद्र के अंदर थोड़ा कलरफुल सा आपको वो कोरल रीफ्स नज़र आता है। तो यहाँ पे जो लोकेशंस के नाम दिए गए हैं, पहला है अंडमान निकोबार आइलैंड, सेकेंड है गल्फ ऑफ कच्छ, थर्ड है गल्फ ऑफ मन्नर या फिर फोर्थ है सुंदरबंस। तो इन चारों जगह में से कहाँ पर कोरल रीफ्स देखने को मिलती हैं। नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन A 1, 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर B 2 and 4 ओनली, ऑप्शन नंबर C 1 and 3 ओनली, या फिर ऑप्शन नंबर D चारों की चारों प्लेसेस पर कोरल रीफ्स पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इसको लिंक कर सकते हो। तो एक डिजीज़ है, एक बीमारी है जिसकी जो चर्चा है वो अभी के समय पर काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ढेर सारे आर्टिकल्स पिछले कुछ दिनों में पब्लिश हुए हैं और वो है पार्किंसंस डिजीज़। आपने पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में ज़रूर से सुना होगा, नहीं सुना है तो आज आपको पता चल जाएगा कि पार्किंसंस डिजीज़ क्या है। प्लस भारत में काफ़ी सारे युवाओं को ये जो बीमारी है वो होती हुई नज़र आ रही है। प्लस इसके लक्षण क्या होते हैं वो भी हम लोग काफ़ी कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, ढेर सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स है वो भी पब्लिश हुए हैं, चाहे वो साइंस एंड टेक डेली हो, न्यूज़ साइंटिस्ट हो, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो डिजीज़ है, बीमारी है, इसको ठीक किया जा सकता है। वैसे तो इसका कोई इलाज है नहीं प्रॉपर। तो अभी यहाँ पर एक नेचुरल सोल्यूशन क्या है कि आप एक इंटेंस एक्सरसाइज के सेशन से, अगर एक इंटेंस एक्सरसाइज किया जाए, हैवी वर्कआउट किया जाए, उसकी माध्यम से यहाँ पर जो पार्किंसंस डिजीज़ है इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है, आप ऐसा कह सकते हो। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेज हैं, वो एक्सरसाइजेज क्या हो सकती हैं जिससे यहाँ पर इसको कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हमने समझना होगा कि जो ये पार्किंसंस डिजीज़ है ये क्या है और कहाँ पर अफेक्ट करती है। ये बेसिकली एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, सीधा ब्रेन में ये अफेक्ट करती है, सीधा दिमागी संबंधित आपको यहाँ पर इश्यूज़ होने लगते हैं। क्या करती है बीमारी, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, उसके ऊपर सीधा अफेक्ट करती है। प्लस बॉडी का वो हिस्सा हमारे बॉडी के अंदर जो नर्व्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है, उस वाले हिस्से के ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है ये पार्किंसंस डिजीज़। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक पेशेंट, अगर किसी को ये पार्किंसंस डिजीज़ हो जाता है तो व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर सही से कंट्रोल नहीं कर पाता। जो उसके शरीर के मूवमेंट्स हैं, बॉडी का बैलेंस है, वो भी सही से वो नहीं बना पाता। ये इश्यूज़ होने लगते हैं पार्किंसंस डिजीज़ में। और ख़तरनाक चीज़ यहाँ पर यह है कि जो ये बीमारी है ये समय के साथ में और ज़्यादा प्रोग्रेस करती हुई चली जाती है और ज़्यादा बढ़ती हुई चली जाती है। प्लस कुछ रेयर केसेस में बच्चों के अंदर भी या टीनेजर्स के अंदर भी ये जो बीमारी है देखने को मिली है। नहीं तो फिर अदरवाइज़ आप देखोगे तो ज़्यादातर जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनके अंदर ये बीमारी पाई जाती है। लेकिन अभी के समय पर जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी सारे युवा हैं वो भी यहाँ पे पार्किंसंस डिजीज़ के शिकार होते चले जा रहे हैं। और प्रॉब्लम वाली बात यह है कि इसका कोई भी जो ट्रीटमेंट है वो प्रेजेंट है नहीं, कोई भी यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट नहीं नज़र आएगा जिसके माध्यम से इस बीमारी को ठीक किया जा सके। लेकिन बहुत सारी स्टडीज़ ने यह भी बताया है कि जो ये पार्किंसंस डिजीज़ है इसकी वजह से जो मेन हैं, जो पुरुष हैं, इनमें ज़्यादा असर दिखाई पड़ता है एज़ कम्पेयर टू द वेमेन।
महिलाओं से ज़्यादा ये पुरुषों के अंदर बीमारी देखने को मिली है। अब इस पार्किंसंस डिजीज़ के पीछे के मेन कारण क्या हो सकते हैं, क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? नंबर 1 कॉज, हमारे ब्रेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग सब्सटेंशिया निग्रा बोलते हैं। मैं अभी आपको पिक्चर दिखाता हूँ एक, ये वाला पिक्चर आप देख सकते हो, ये पार्किंसंस डिजीज़ को बहुत अच्छे से समझाता है। ये हमारा ब्रेन का हिस्सा है और ब्रेन के हिस्से में यहाँ पर हम लोग इस कोर वाले हिस्से को देख रहे हैं, ठीक है। ये कोर वाला आपको पोर्शन दिख रहा होगा और इसको अगर आप देखोगे, ये जो ऊपर वाला ब्रेन है ये नॉन पार्किंसंस है। इस वाले ब्रेन में अभी पार्किंसंस नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस ब्रेन में क्या क्या है, आपको रेड न्यूक्लियस दिख रहा होगा बीच में। रेड न्यूक्लियस के बाद यहाँ पर आपको एक जिगजैग सी लाइन दिख रही होगी, इसी को हम लोग सब्सटेंशिया निग्रा के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद इधर रेटिकुलर फॉर्मेशन हो गया, देन इधर यहाँ पर सेरेब्रल हमारा एक्वेडक्ट हो गया, ठीक है। अब यही सारी चीज़ें आपको नीचे वाले ब्रेन के हिस्से में भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर सेरेब्रल एक्वेडक्ट है, रेटिकुलर फॉर्मेशन है, उसका बाद रेड न्यूक्लियस है। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि जो ये जिगजैग वाली लाइन है जिसको हम लोग सब्सटेंशिया निग्रा के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पर अच्छे से प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि होता ही ये है, इस वाली बीमारी के अंदर में जो नर्व सेल्स हैं हमारी, ये इस सब्सटेंशिया निग्रा वाले हिस्सा में वो नर्व सेल्स डीजनरेट हो जाती हैं। और पता है, इन नर्व सेल्स का ही मेन पोर्शन या फिर कह सकते हो इनका जो मेन फंक्शन है वो हमारे बॉडी को कंट्रोल करने का है। हम जो मूवमेंट्स कर रहे होते हैं उन मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का काम इसी वाले पोर्शन का होता है और इसी वाले पोर्शन के ऊपर ये बीमारी सीधा अफेक्ट करती है सब्सटेंशिया निग्रा के ऊपर में। जो हमारे सेल्स हैं यहाँ पर वो सीधा डीजनरेट हो जाते हैं और फिर उसके बाद में डीजनरेट होने के बाद में जो ये नर्व सेल्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, या फिर इनके बीच में जो पेयरिंग होती है, जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो पेयरिंग इनकी टूट जाती है, इम्पेयर हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें होने के बाद में फिर ये नर्व सेल्स हमारे डोपामिन को भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। डोपामिन एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है जो कि आपको प्लेजर प्रोवाइड करवाता है, तो ये डोपामिन भी प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है, जो कि यहीं से प्रोड्यूस होता है। समझ गए? प्लस जो डोपामिन है इसका एक रोल और है, ये हमारे बाकी सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनके साथ में ऑपरेट करने का काम करता है। हमारे जो मिलियंस ऑफ नर्व्स हैं उन नर्व्स के बीच में यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है। जो हमारे मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स हमारी मांसपेशियों का यूज़ होता है जब भी हम कोई मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर डोपामिन का काफ़ी बड़ा यूज़ आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है डोपामिन ऑपरेट करता है बाकी सारे अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर से, ताकि हमारे प्रॉपर बॉडी की फंक्शनिंग हो सके। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि सीधा नर्व सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, वो नर्व सेल ख़त्म हो गए, उसकी वजह से जो ये इंपॉर्टेंट केमिकल है डोपामिन ये बनना बंद हो गया। और इसी की वजह से बॉडी के ऊपर जो कंट्रोल एक इंसान अपना रख पाता है, उसके मूवमेंट के ऊपर, उसके बैलेंस के ऊपर कंट्रोल रख पाता है, वो इंसान आप कह सकते हो पार्किंसन वाले केस में नहीं रख पाता। जिसको पार्किंसन वाली डिजीज़ हो जाएगी वो यहाँ पर ये काम नहीं कर पाता। अब इसके लक्षण क्या दिखाई दे सकते हैं? सबसे पहला, शरीर जो है काफ़ी ज़्यादा कांपने लगता है, शरीर एक जगह खड़ा नहीं हो पाता, आपका जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन आप सही से नहीं बना पाओगे, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। उसके अलावा कुछ और सिम्टम्स भी नज़र आते हैं, जैसे कि एक इंसान को जब वो खाना खा रहा होता है तो उस खाने को अंदर निगलने में काफ़ी परेशानी होती है, प्लस चबाने में बहुत परेशानी होती है, बोलने में बहुत परेशानी होती है, यूरिनरी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, डिप्रेशन होने लगता है, इमोशनल चेंजेस होने लगते हैं, सही से नींद नहीं आती है। तो ये सारे के सारे आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे पार्किंसंस के। और इसमें सबसे ख़तरनाक बात यहाँ पर यह भी है कि इसकी टेस्टिंग कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज भी अगर हम बात करें तो कोई भी प्रॉपर जो ब्लड लेबोरेटरी है या फिर कोई भी रेडियोलॉजिकल जो टेस्ट होता है वो प्रॉपर अवेलेबल नहीं है इस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, इस बीमारी का पता लगाने के लिए। इसको पता लगाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, काफ़ी समय बाद यहाँ पर इसका हमें पता चलता है। तो यह है पार्किंसंस डिजीज़। समझ में आया? तो दोस्तों यहाँ से आराम से क्वेश्चन बन सकता है, घबराओ नहीं, जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं वो सब नोट्स के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है, आप इसको PDF से डाउनलोड कर लेना। कि पार्किंसंस डिजीज़ क्या है ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, उसके बाद यहाँ पर इसके मेन कारण, देन उसके बाद में सिम्टम्स क्या हैं, ये सब चीज़ें अभी मैंने यहीं सर पढ़कर आपके सामने में एक्सप्लेन की है या फिर डिस्कस की है, ठीक है। आपको PDF में मिल जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि एक्सरसाइज कैसे हेल्प कर सकती है इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हमने आर्टिकल तो यही पढ़ा था कि जो इंटेंस एक्सरसाइज है वो इंटेंस एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हुई है इस पार्किंसन डिजीज़ को कंट्रोल करने में, इस बीमारी से लड़ने में। अब एक्सपर्ट्स ने बताया है कि देखो एक्सरसाइज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे पूरे हेल्थ स्टाइल को मेंटेन करने में। ये सभी को पता है, बच्चे बच्चे को बात पता है कि एक्सरसाइज कितना बड़ा रोल प्ले करती है हमारे बॉडी के अंदर में, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर में। लेकिन जो पार्किंसंस डिजीज़ है इसमें क्या होता है, देखो एग्जैक्टली होता क्या है ना, एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी के अंदर में जो न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्शन होना स्टार्ट होगा।
यानी कि जो BDNF है दैट इज़ ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। तो इस प्रकार के न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर जो हैं ये इंक्रीज़ होंगे, इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये फैक्टर क्या करते हैं, ये फैक्टर हमारे जो बॉडी के अंदर में जो न्यूरॉन्स हैं, खासकर यहाँ पे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, जो कि कम्युनिकेशन करने का काम करते हैं, वो न्यूरॉन्स की ग्रोथ, उनका सर्वाइवल काफ़ी बढ़िया से हो सकता है, और वो सारा बढ़िया काम करने के लिए जो ये फैक्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कहीं ना कहीं डायरेक्टली ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आता है। प्लस एक्सरसाइज का एक और इंपॉर्टेंट रोल नज़र आया है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन है वो भी इम्प्रूव होता है। प्लस जो हमारे नए माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो भी बन सकते हैं एक्सरसाइज करने से। अब जो हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीज़न, बॉडी के अंदर में एनर्जी प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है ना। ओवरऑल जो हमारा न्यूरोनल हेल्थ है यानी ब्रेन हेल्थ है, उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन यहाँ पे आप कह सकते हो एक्सरसाइज इस केस में हेल्प कर सकता है। एक और चीज़ है जो अल्फा सिनुक्लिन एग्रीगेट्स होते हैं, ये क्या है, ये बेसिकली एक एबनॉर्मल प्रोटीन है जो कि नहीं होना चाहिए, और इंटेंसिव एक्सरसाइज की वजह से इस एबनॉर्मल प्रोटीन को कंट्रोल किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है, क्योंकि इस एबनॉर्मल प्रोटीन के इकट्ठे होने की वजह से भी पार्किंसन डिजीज़ हो सकती है। इससे यहाँ पर हमारे ब्रेन के अंदर जो कम्युनिकेशन है, न्यूरॉन्स का कनेक्टिविटी है, वो यहाँ पर डेड हो सकती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इस एबनॉर्मल प्रोटीन को रिड्यूस करने में, कम करने में भी एक्सरसाइज हेल्प करती है। समझ गए? अब क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज कौन सी करनी है, जिम जाके हैवी वर्कआउट करना है या क्या करना है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सरसाइज में जब आर्टिकल पढ़ोगे तो यहाँ पे बताया गया है कि आपने मतलब एक सप्ताह में कम से कम 4 से 5 बार आप एक्सरसाइज कर सकते हो। और उसमें करना क्या है, सबसे पहली चीज़ पावर वॉकिंग। पावर वॉकिंग क्या है, आपने तेज़ तेज़ चलना है, भागना भी नहीं है और बहुत स्लो भी नहीं चलना है। अपनी जो स्पीड आप चलते हो नॉर्मल स्पीड, उससे थोड़ा सा तेज़ तेज़ चलना है, ठीक है, जिससे यहाँ पर आपका जो हार्ट रेट है वो थोड़ा सा और ज़्यादा पंप हो जाए और ज़्यादा हाई हो जाए। ठीक है, तो पावर वॉकिंग के अलावा स्विमिंग हो सकती है, वाटर एरोबिक्स हो सकता है, प्लस जो साइकिलिंग होती है वो हो सकती है। तो इस प्रकार की एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं पार्किंसन डिजीज़ को कंट्रोल करने में। तो नॉर्मली आप अगर सप्ताह में 5 दिन एक्सरसाइज कर रहे हो तो यहाँ पर 3 दिन इस प्रकार की एक्सरसाइज की जा सकती है जो मैंने आपको बताया, पावर वॉकिंग, स्विमिंग, ये सब। उसके अलावा बाकी जो 2 दिन हैं वो 2 दिन में आप कुछ और कर सकते हो, वर्कआउट करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन वर्कआउट में भी आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला वर्कआउट या बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करना है। वर्कआउट करना है तो कम वेट से ज़्यादा रेपिटेशंस का यूज़ करना है, ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब होता क्या है कि काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा वेट लेते हैं, ज़्यादा वेट करने के बाद में ज़्यादा रेपिटेशंस नहीं आ पाते। ठीक है, आप ज़्यादा रैप नहीं लगा पाते। तो कम वेट में बहुत कम वेट लेना है, उसके बाद उससे ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम रेपिटेशंस का यूज़ करना है। उससे भी यहाँ पर क्या होगा, इस डिज़ीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके अलावा योगा हो सकता है, डांस, बॉक्सिंग, इस प्रकार की जो स्किल बेस्ड एक्सरसाइज है उसका भी यूज़ किया जा सकता है पार्किंसन डिजीज़ को कंट्रोल करने में। और ना केवल पार्किंसन डिजीज़ सही होगी इससे, उसके अलावा हमारी एनर्जी डेली बेसिस पर इम्प्रूव होगी। प्लस यहाँ पर आपका एनर्जी के साथ साथ आपका स्लीप इम्प्रूव होगा, फोकस इम्प्रूव होगा, है ना। आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो अभी नहीं हो पा रहा है, एक जगह पर बैठे रहते हो, वो इम्प्रूव हो पाएगा, ब्रेन के अंदर ब्लड पहुँच पाएगा। ठीक है, तो इससे यहाँ पर ब्रेन में जब ब्लड पहुँच पाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन होगा, तो इससे आपका जो मेमोरी पावर है, लर्निंग पावर है, वो चीज़ें इंप्रूव होंगी, यानी कि ओवरऑल आपकी जो कॉग्निटिव स्किल्स है वो इंप्रूव होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर एग्जैक्टली समझाया गया। आई होप आपको अच्छे से ये पूरा का पूरा आर्टिकल क्लियर हो चुका है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से उसको हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसे चीता लगातार न्यूज़ में बना हुआ है पिछले साल से, और अभी थोड़े दिनों पहले मैंने डिस्कस किया था कि एक चीता की मौत हुई है। वैसे तो उससे पहले भी कई चीता मर चुके हैं, और अभी फिर से यहाँ पर एक चीता जिसका नाम सूर्य था उसकी डेथ हुई है। फिर उसके बाद फिर से एक चीता की डेथ हो चुकी है। तो लगातार कई सारे चीताओं की डेथ हो रही है। इसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो सरकार ने डिसाइड किया है कि हम लोग एक पैनल बनाएंगे, एक पूरा कमेटी बनेगा। वो कमेटी यहाँ पर इसके ऊपर रिसर्च करने वाली है, मेडिकल रिव्यू करने वाली है एग्जैक्टली हो क्या रहा है। क्योंकि अभी पिछले सप्ताह की बात है, पिछले सप्ताह में लगभग 2 चीता की जान जा चुकी है। तो जो हमारी एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी, उन्होंने बोला है कि जो ये प्रोजेक्ट चीता है इसको हम किस तरीके से लागू कर रहे हैं, अब इसके बेसिस पर और ज़्यादा डिटेलिंग्स के ऊपर चेक किया जाएगा। प्लस जो ये चीता हैं इनका फिजिकल और मेडिकल रिव्यू भी किया जाएगा। प्लस यहाँ पर एक और चीज़ की मांग की गई है, जो ये चीता लाए गए हैं ना, आपको पता होगा इनको इनके गले के अंदर में रेडियो कॉलर्स पहनाए गए हैं। ठीक है, जैसा आपको यहाँ पर ये चीता देखने को मिलेगा तो इसके गले में भी रेडियो कॉलर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम इसको ट्रैक कर सकें, कहाँ कहाँ पर घूम रहा है चीता, इसका पता लगा सकें। तो उस प्रकार के कॉलर का यूज़ किया गया है।
तो बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं कॉलर भी कारण बन सकता है चीता की मृत्यु का, क्योंकि रिसेंटली जो सूर्य नाम का चीता की मृत्यु हुई है उसके गर्दन पर यह कॉलर था, और इस रेडियो कॉलर की वजह से उसके गर्दन पर इन्फेक्शन हो गया, और वह इन्फेक्शन भी बेसिकली मैगोट की वजह से हुआ। मैगोट क्या हुआ, रेडियो कॉलर पर बैठकर उसने इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया और इन्फेक्शन खतरनाक हो गया, जानलेवा हो गया, और उस इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर उस चीता की जान चली गई। तो इसके ऊपर भी चेक किया जाएगा कि जो ये रेडियो कॉलर है कहीं ये मेन कारण तो नहीं बन रहा है, अगर बन रहा है तो इसका एक सोल्यूशन निकाल कर लेकर आया जाएगा। समझ गए? तो ये बात हो गई। अब ये चीता बेसिकली आपको पता होगा हम लोग अफ्रीका से लेकर आए थे इंडिया में, पिछले साल यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था इस चीता को, और अभी तक कई सारे चीता लाए गए हैं, लेकिन उनमें से कई सारे चीता की डेथ भी हो रही है। और चीता को हम इंडिया लेकर आए अफ्रीका से, इसी को हम लोगों ने चीता रिलोकेशन प्रोजेक्ट का नाम दिया। समझ गए? अब इंडिया में कहाँ कहाँ से लेकर आए गए? नामीबिया से लेकर आया गया है चीता, ठीक है, साउथ अफ्रीका से लेकर आया गया है, और कहाँ पर लेकर आया गया है? मध्य प्रदेश के अंदर जो कुनो नेशनल पार्क है वहाँ पर इन चीता को इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी चीता खत्म हो चुके हैं। कब खत्म हुए थे? तो 1947 में आखिरी बार यहाँ पर चीता को स्पॉट किया गया था, फिर 1952 वो साल था, उस साल चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया, विलुप्त प्रजाति डिक्लेयर कर दी गई कि अब ये ख़त्म है, अब इंडिया में ये चीता नहीं पाया जाता। तो उसकी वजह से हम लोगों ने चीता को वापस से इंडिया लाने का एक टारगेट बनाया, और इंडिया में जो चीता पाया जाता था वो एशियाटिक चीता हुआ करता था, लेकिन फिर अब यहाँ पर एशियाटिक चीता की संख्या ऑलरेडी कम है। अभी भी अगर हम करेंटली बात करें तो एशियाटिक चीता केवल कुछ संख्या में 40-50 एशियाटिक चीता आपको मिल जाएंगे, वो भी केवल ईरान में है। तो हमने डिसाइड किया कि अफ्रीका से अफ्रीकन चीता को मंगाया जाए, क्योंकि अफ्रीकन चीता की संख्या अभी बहुत ज़्यादा है। लगभग आप कह सकते हो जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहाँ पर हर एक दूसरी कंट्री, अफ्रीकन कंट्री को छोड़कर तीसरी कंट्री के अंदर आपको चीता देखने को मिल जाता है, तो वहाँ से ये चीता मंगाए गए। चीता अपने आप में कह सकते हो एक अपनी बहुत ज़्यादा पुरानी एक कैट की स्पीशी है, क्योंकि चीता प्लस टाइगर ये सारी कैट की स्पीशीज़ में आती हैं। तो बिग कैट की स्पीशी में सबसे पुरानी स्पीशी है, क्योंकि इसके जो एंसेस्टर्स हैं, चीता के जो पूर्वज हैं, इनको ट्रैक कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं। मायोसीन एरा को बिलोंग करता है। मायोसीन एरा मतलब 5 मिलियन साल से भी ज़्यादा पुराना यहाँ पर इनका ट्रैक देखने को मिलता है। चीता दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला मैमल है, जो अफ्रीका और एशिया में रहता है। अब अफ्रीका और एशिया में रहता है, इसी वजह से इनके नाम एक अफ्रीकन चीता और दूसरे का एशियाटिक चीता पड़ गया। अफ्रीकन चीता जो कि अभी इंडिया लेकर आया गया है अफ्रीका से, इसके बारे में कुछ रेलिवेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो डायरेक्टली आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। सबसे पहली चीज़, इस अफ्रीकन चीता का साइंटिफिक नेम क्या है? इसका नाम है एसिनोनिक्स जुबैटस, और कैरेक्टरिस्टिक आप देखोगे तो ये थोड़ा अलग सा गोल्डन ब्राउन कलर की स्किन आपको देखने को मिल जाएगी, वो चीज़ आपसे कहीं नहीं पूछी जाएंगी। लेकिन जो अफ्रीकन चीता है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर में कई सारे नंबर में कहता है, हज़ारों की कगार में यहाँ पर ये पाया जाता है। बाकी इसकी प्रोटेक्शन की बात करें तो IUCN रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा खतरे में आपको ये चीता नज़र आता है। ठीक है, उसके अलावा साइट्स में अपेंडिक्स 1 में रखा गया, फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में शेड्यूल 2 में रखा गया। जो ये हमारा साइट्स है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़, इसमें अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, यानी कि इसका जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो भी आप इतनी आसानी से नहीं कर सकते, उस ट्रेड के ऊपर में कई सारी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगी हुई हैं। तो ये बात हुई अफ्रीकन चीता की। अब बात आती है यहाँ पर एशियाटिक चीता की। एशियाटिक चीता का साइंटिफिक नेम है एसिनोनिक्स जुबैटस वेनेटिकस, बस खाली लास्ट में यहाँ पर वेनेटिकस लग चुका है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो एशियाटिक चीता अफ्रीका वाले से थोड़ा सा छोटा होता है, समझ गए? तो स्लाइटली स्मॉलर देन अफ्रीकन चीता, ये इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा। बट अभी यहाँ पर एशियाटिक चीता की संख्या बहुत कम बची है, 100 से भी कम बचे हैं, केवल ईरान में पाए जाते हैं, और इसी वजह से इनका प्रोटेक्शन स्टेटस में जो यहाँ पर IUCN स्टेटस है उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। तो जो ये हमारा IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरे में ये प्रजाति है, यानी वही 40-50 नंबर में बची हुई है, और ये संख्या भी खत्म हो जाती है देन उसको भी एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी कि ये प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बाकी साइट्स में इसको भी अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, इसका भी इंटरनेशनल ट्रेड करना इतना आसान है नहीं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 2 में इसको कवर किया गया है। समझ गए? तो मैंने आपको ये चीता के बारे में बताया। बाकी इंडिया ने कई सारे यहाँ पर एफर्ट्स लगाए हैं चीता को प्रोटेक्शन देने के लिए, जैसे जो हमारा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इन्होंने 260 करोड़ रुपए का चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया था 7 साल पहले। अब धीरे धीरे करके यहाँ पर इन चीता को पिछले साल लाना स्टार्ट किया गया, और ये कह सकते हो दुनिया का सबसे पहला इंटर कॉन्टिनेंटल चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है। अब इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब एक कॉन्टिनेंट से, क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से सीधा हम एशिया कॉन्टिनेंट में चीता को लेकर आ रहे हैं।
ठीक है, तो दुनिया का पहला इस प्रकार का बड़ा सा इंटरकॉन्टिनेंटल चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट यहाँ पर ये नज़र आता है। समझ गए। अब बात आती है कुल्लू नेशनल पार्क की, क्योंकि इसी नेशनल पार्क के अंदर में इन चीता को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। इसकी जो फीचर्स है अपने आप में, हैबिटेट है थोड़ा यूनिक है। अब इसी पार्क में क्यों रखा गया, तो उसके पीछे का रीज़न है कि इंडिया में जब चीता हुआ करते थे तो वो यहीं पर इसी पर्टिकुलर रीजन में पाया करा जाता थे। ठीक है, तो इस वजह से ये जो रीजन है उसको सूटेबल समझा, इस वजह से यहाँ पर अफ्रीकन चीता को यहाँ पे लाया गया। प्लस जो ये कुल्लू नेशनल पार्क है, यहाँ पर और भी कई सारे जानवरों की प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी। चीतल, सांबर, नीलगाय, वाइल्ड पेग, चिंकारा, कैटल, इस प्रकार की कई सारी और भी स्पीशीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं। बाकी लेपर्ड हो गया, लेपर्ड के बाद स्ट्रिप्ड हाइना, इस प्रकार के जो है ये ओनली लार्ज कार्निवोर आपको देखने को मिलेंगे इस नेशनल पार्क में, यानी कि मांस खाने वाले। यहाँ पर ये कुछ जानवर और हैं अलग से जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए हैं। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे आने वाले कई सारे एग्जामिनेशंस के अंदर में, तो उसको आप आराम से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं। नाउ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो फॉर द डेली करंट नोट्स PDFs, तो उसको आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। इन पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है यहाँ पर, उस व्हाट्सएप नंबर को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 8534873368। इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपको सारा प्रोसेस दिया जाएगा पेमेंट का कि आप कैसे पेमेंट कर सकते हो। अच्छा, जब बात आई है पेमेंट की, तो कितना चार्ज किया जा रहा है, तो केवल और केवल 499 रुपीज़ आपसे चार्ज किए जा रहे हैं फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, हमेशा के लिए। ठीक है, आपने केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि वापस से कोई 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद कोई दोबारा सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप ग्रुप में एक बार एंटर हो जाओगे, सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और सारे बेनिफिट्स को आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। प्लस अगर आपको नोट्स बनाने में परेशानी हो रही है, तो उन नोट्स ना बनाकर उसका एक अच्छा सोल्यूशन इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ मैं, तो आप इस ग्रुप के अंदर भी देख सकते हो, इसका एक पूरा डेमो, सैम्पल वगैरह सब कुछ यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। और उसका मैंने वीडियो बनाकर एक अपलोड कर रखा है इसी चैनल पर। वो वीडियो देखना है तो इस वीडियो का जो ये वीडियो अभी आप देख रहे हो, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करो, वहाँ पे आपको पेड ग्रुप डेमो वीडियो लिंक के नाम से जस्ट नीचे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के नाम से एक छोटा सा यूट्यूब का लोगो करके लिंक दिया हुआ होगा। उस पर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके सामने वीडियो आएगा, आप उसको अच्छे से देख सकते हो क्या क्या बेनिफिट्स वहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप आकर इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट रहता है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, आज भी है, तो इसको पूरा करना है। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाओगे, वहाँ पे लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन, तो आपको ये प्रोफाइल मिलेगा मेरा। 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नौ आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बात की जा रही है, जो हमारी सरकार है वो एक नया पैनल बनाने जा रही है ताकि जो हमारा NSO का डेटा है उस NSO के डेटा को रिव्यू किया जा सके। ये मैटर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। हुआ क्या, हमारी केंद्र सरकार ने एक नया इंटरनल ओवरसाइट मैकेनिज़्म, एक नया ऐसा तरीका बनाया है जिस तरीके से क्या किया जाएगा कि जो हमारा NSO का डेटा है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का जो डेटा है, ये डेटा सारा का सारा स्टैटिस्टिकल डेटा होता है। काफ़ी सारे सेक्शंस यहाँ पे कवर किए जाते हैं, क्या क्या कवर किए जाते हैं सब मैं आपको बताऊंगा। तो इस डेटा को रिव्यू करने के लिए पहले हमारे पास में एक कमेटी हुआ करती थी जिसका नाम है SCES, स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये वाली कमेटी हमारे पास में हुआ करती थी, जिसको 2019 से बनाया गया था। लेकिन हुआ क्या, पिछले कुछ समय पर इस कमेटी ने जो NSO का डेटा को कलेक्ट करने का प्रोसेस अपनाया है, इस डेटा को रिव्यू करने का काम क्या है, वहाँ पे डेटा क्वालिटी को लेकर काफ़ी सारे इश्यूज़ नज़र आए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इस कमेटी को रिप्लेस किया जा रहा है। अब जो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स वाली कमेटी तैयार की गई थी ना 2019 में, इसी कमेटी को हटाया जा रहा है। इस कमेटी को रिप्लेस करके सरकार एक नया पैनल बना रही है ताकि NSO के डेटा को रिव्यू किया जा सके। जस्ट सिंपल, इतना ही है। समझ गए कि क्या है पूरा प्रोसेस। अब इस आर्टिकल में से अगर एग्जामिनेशन में कहीं पे क्वेश्चन बनता है तो डायरेक्टली आपसे NSO डेटा के बारे में पूछा जाएगा। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आखिरकार क्या है, कौन से डेटा की हम बात करते हैं जब NSO का नाम आता है तो ध्यान से सुनना, ये काम की चीज़ है। तो NSO जो है एक इंपॉर्टेंट एजेंसी की तरह काम करता है। ये कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। इसका मेन काम है हमारे देश में जो भी स्टैटिस्टिकल सिस्टम होता है उसका डेवलपमेंट करना, प्लस अलग अलग फील्ड्स के अंदर में स्टैटिस्टिकल डेटा लेकर आना।
और स्टैटिस्टिकल डेटा का कई सारी जगह पर यूज़ होता है। मैं आपको बता दूं कि जो ये NSO है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ ऐसे बने हुए, ठीक है। और ये बना कैसे है, तो ये दो अलग अलग बॉडीज़ को मर्ज करके बना है। पहले दो बॉडीज़ अलग अलग हुआ करती थी, CSO और NSSO। CSO मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और NSSO मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इन दोनों को मिला दिया गया, इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया। मर्ज करने के बाद में यहाँ पर जो NSO है वो बना है, समझ गए। अब NSO का फंक्शन क्या है? फंक्शन यहाँ पर यह है, ये कई सारे इंडेक्स को भी रिलीज़ करता है। NSO का मेन कार्य क्या है, जो हम पढ़ते हैं ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स IIP, कई बार मैंने आपको पढ़ाया, हर महीने के एंड में आता है IIP। तो IIP रिलीज़ करने का काम NSO करता है, हर महीने IIP आता है। प्लस एनुअल सर्वे आता है इंडस्ट्रीज़ का, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ है पूरे साल का सर्वे, वो भी यहाँ पर ये NSO लेकर आता है। प्लस कुछ और स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन हमें देने की काम करता है, ठीक है। हमारी ग्रोथ के अंदर किस प्रकार के चेंजेस हुए हैं, प्लस जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका पूरा कंपोजिशन, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ यहाँ पर वो स्टैटिस्टिकल डेटा के फॉर्म में प्रेजेंट करने का काम करता है, ठीक है। तो इसी के डेटा को रिव्यू करने के लिए हमारे पास में पहले कमेटी थी, बट उसका काम सही नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पर उस कमेटी को हटाकर एक नई कमेटी तैयार की जा रही है। सरकार यहाँ पर उसको डेवलप कर रही है। ये था आर्टिकल। आगे आते हैं, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आएंगे। इस आर्टिकल को हम लोग GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन के साथ में लिंक कर सकते हैं। क्या बात की जा रही है, चाइना के अंदर में एक इवेंट हुआ, किस चीज़ को लेकर? ये हुआ था एप को लेकर। बंदर की जैसी एक स्पीशी होती है एप की, लेकिन एप जो है वो थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। इंसानों की तरह यहाँ पर इनमें इंटेलिजेंस देखने को मिलता है एप की जो स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। थोड़ा ह्यूमन के करीब होते हैं, बंदरों जैसी स्पीशीज़ यहाँ पर आप कह सकते हो ये होती हैं। अब होता क्या है कि इंडिया के अंदर में एक लौता एप पाया जाता है जिसका नाम है हुलॉक गिबो। ये वाला एप जो आपको दिख रहा है ना, ये इकलौता इस प्रकार का एप है जो इंडिया में पाया जाता है, नाम है हुलॉक गिबो। लेकिन क्या है कि अब इसकी संख्या के ऊपर, इसकी संख्या लगातार ख़त्म होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। तो ये एक चिंता वाली बात है, और इस चिंता वाली बात को यहाँ पे चाइना के इवेंट में पिछले सप्ताह उठाया गया था। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। जो गिबॉन्स होते हैं ना, ये सबसे छोटे और सबसे तेज़ वाले एप्स होते हैं। एप्स की प्रजाति में जो बंदर की प्रजाति है थोड़ी इंटेलिजेंट वाली, जो मैंने आपको बताया, इनमें थोड़े स्मॉलेस्ट हैं और सबसे तेज़ वाले यहाँ पर ये गिबॉन ही होते हैं। अब एप में भी कई सारी प्रजातियाँ होती हैं, इनमें गिबॉन वाली तेज़ और छोटी वाली होती हैं। और ये एप कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे एशिया के अंदर में। एशिया में खासकर जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहाँ पर एग्जैक्टली देखने को मिलेंगे, मतलब इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, असम, मणिपुर, मेघालय, उसकी जो हम बात कर रहे होते हैं, है ना, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, वो पूरा का पूरा हमारा नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन हो गया। तो उसी वाले नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के में यहाँ पर ये हुलॉक गिबो पाया जाता है। और बोला जा रहा है कि हमारी पूरी पृथ्वी के ऊपर में इस गिबों की 20 प्रजातियाँ होती हैं। और इस गिबों की जो 20 प्रजातियाँ, उनमें से केवल एक प्रजाति इंडिया में पाई जाती है। आज के समय पर इन जो गिबों की प्रजातियाँ प्रेजेंट है वो लगभग केवल 12,000 के आसपास हैं। जितने भी एप्स होते हैं काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, इनकी अलग पर्सनैलिटीज़ होती है, इनके बीच में जो फैमिली बॉन्ड्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो इनका करंट समय पर, आज के समय पर जो इनका कंजर्वेशन स्टेटस है, यानी जो इनको बचाने की प्रक्रिया की जा रही है, वो थोड़ी चिंताजनक है। क्योंकि जितनी भी ये 20 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ये 20 की 20 प्रजातियाँ, सारी प्रजातियाँ रिस्क में हैं। इनका ही जो संख्या है वो लगातार ख़त्म होती चली जा रही है। 1900 से अभी तक जो गिबॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हुई है, बहुत तेज़ी से कम होती हुई नज़र आई है। और अब थोड़ी बहुत इनकी संख्या बची हुई है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ऐसा खुद ग्लोबल गिबॉन नेटवर्क ने बताया है। समझ गए? अब बात आती है इंडिया की। तो इंडिया में यहाँ पर जो असम बेस्ड नॉन प्रॉफिट और कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने काफ़ी सारी डिटेलिंग्स बताई हैं। वो अभी यहाँ पर हुलॉक गिबों के कंजर्वेशन को लेकर काम भी कर रहे हैं। जो ये हुलॉक गिबों हैं, इन्होंने काफ़ी खतरा फेस किया है। खासकर मेन जो खतरा पता है क्या हो रहा है? मेन खतरा यह है कि इनको देखो पेड़ पर रहना पसंद है, लेकिन पिछले कुछ समय पर पेड़ों की बहुत तेज़ी से कटाई हुई है। पेड़ों को काटा जा रहा है ताकि वहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स लगाए जाएं। अब पेड़ों को काटा जा रहा है, उनका घर है मेन वो, उसके बाद यहाँ पर वो ज़मीन पर रह नहीं पा रहे हैं प्रॉपरली, वो सूट भी नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन लगातार ख़त्म होती चली जा रही है। प्लस यहाँ पर आप देख पाओगे, जैसे मैंने बोला कि इंडिया में, स्पेशली अगर हम लोग भारत में बात करेंगे, तो भारत में इस एप की केवल और केवल एक ही प्रजाति पाई जाती है, केवल एक प्रजाति। और वो एक प्रजाति भी आज के समय पर बहुत ज़्यादा कंसर्निंग सिचुएशन में, काफ़ी चिंताजनक सिचुएशन में वो नज़र आती है। समझ गए?
अब थोड़ा सा यहाँ पे हुलुक गिबो के बारे में और पढ़ना है, यानी कि एग्जामिनेशन में आपसे इसका IUCN स्टेटस वगैरह ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो वो आपने पता होनी चाहिए। अब ये जो गिबो होते हैं ये खासकर बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ वेस्ट चाइना में पाए जाते हैं। और हुलुक गिबो की एग्जैक्टली जब बात करेंगे तो हुलुक गिबो को दो अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। एक तो है वेस्टर्न हुलुक गिबो और दूसरा है ईस्टर्न। नाम से पता चल रहा है जो वेस्टर्न साइड में पाया जाता है उनका नाम वेस्टर्न रख दिया गया, ईस्टर्न साइड में पाया जाता है उनका ईस्टर्न रख दिया गया। जो वेस्टर्न साइड वाले हुलुक गिबो हैं ये नॉर्थ वेस्ट के जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसके कुछ हिस्सों में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उसके सदर्न साइड में, दिबांग रिवर है उसके ईस्टर्न साइड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इंडिया से बाहर स्पेशली बात करेंगे तो बांग्लादेश और म्यांमार में भी ये वेस्टर्न हुलुक गिबो पाए जाते हैं। और जो वेस्टर्न हुलुक गिबो हैं इनको IUCN के अंदर में एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। एंडेंजर्ड कैटेगरी मतलब काफ़ी ज़्यादा ये खतरे में है। फिर उसके बाद जो ईस्टर्न हुलुक गिबो हैं, ईस्टर्न हुलुक गिबो अरुणाचल प्रदेश हो गया इंडिया का, फिर उसके बाद असम हो गया, यहाँ पर पाए जाते हैं। चाइना के सदर्न रीजन में पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर म्यांमार के भी कुछ हिस्सों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो ईस्टर्न हुलुक गिबो है इसको IUCN के अंदर में वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। वल्नरेबल समझ जाना है, अगेन ये भी खतरे में है, खतरे के जस्ट पास में है। और इंडिया में ये वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों ही हुलुक गिबो को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में शेड्यूल 1 में रखा गया है। शेड्यूल 1 में रखने का मतलब है इनको हाई प्रोटेक्शन दी गई है, प्लस इनका जो इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह है इसके ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शन है। इनकी हंटिंग वगैरह नहीं कर सकते हो, अगर इनकी हंटिंग करते हो, इनका शिकार करते हो तो काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी यहाँ पर चार्ज की जा सकती है एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर में। ठीक है, आगे आते हैं। नौ अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, GS पेपर नंबर 3, अगेन एनवायरमेंट के सेक्शन के साथ में आप लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है? लाइटनिंग, बिजली का कड़कना और बिजली का गिरना। ये कोई नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है, ऐसा यहाँ पर केंद्र सरकार ने बोला है। लोगों की मांग क्या है? लोगों की मांग है कि इस लाइटनिंग को, जो ये बिजली गिरती है कई सारी जगह पर, इसको नेचुरल डिज़ास्टर घोषित कर दिया जाए। अब जैसे इसको नेचुरल डिज़ास्टर घोषित कर देंगे इससे क्या होगा कि जिस भी व्यक्ति को नुकसान हुआ होगा उसको सरकार की साइड से कंपनसेशन मिल जाएगा। क्योंकि सरकार क्या करती है, जो हमारी राज्य सरकार है वो SDRF को बनाकर चलती हैं। SDRF मतलब है स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड, जिसमें केंद्र सरकार का भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। 75% कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार का होता है। तो अगर यहाँ पे कोई भी पर्सन है, अगर यहाँ पे उसको बिजली गिरने की वजह से उसके ऊपर कोई नुकसान हुआ है, घर में किसी की डेथ हुई है, तो इससे क्या होगा, ये SDRF की साइड से कुछ कंपनसेशन यहाँ पर उस पर्टिकुलर पर्सन को मिल जाएगा। लेकिन कब मिलेगा? जब लाइटनिंग एक नेचुरल डिज़ास्टर होगा। क्योंकि इस SDRF के अंदर में जो डिज़ास्टर्स कवर करे गए हैं वो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल साइक्लोन, सूखा पड़ जाना, उसके बाद भूकंप आ जाना, आग लग जाना, फ्लड हो गया, बारिश बहुत भारी भरकम हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, क्लाउड बस, बादल फट जाना। तो ये इन सब चीज़ों को यहाँ पर SDRF में कवर किया गया। तो इन सब चीज़ों की वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो SDRF की साइड से कंपनसेशन दे दिया जाता है उस पर्टिकुलर पर्सन को जो कि यहाँ पर इसका विक्टिम है। लेकिन लाइटनिंग की वजह से नहीं मिलता, क्योंकि लाइटनिंग एक नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है, ऐसा केंद्र सरकार ने बोला। अब ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आप भी कहोगे लाइटनिंग नेचुरल डिज़ास्टर ही तो है भाई, बिजली कड़क रही है, बिजली गिर रही है, अब इसमें इंसान का क्या रोल है? लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार का कहना है कि देखो बाकी सारी सिचुएशन में बच पाना थोड़ा मुश्किल है। अर्थक्वेक वगैरह जैसे एकदम से भूकंप आ गया तो उसका पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये जो बिजली कड़कती है ना, इसके बारे में लोगों को जानकारी है। प्लस जो लोग हैं वो यहाँ पर एक सेफ्टी को परख सकते हैं, यानी लोग एक सेफ्टी को अपना सकते हैं, लोग अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। जब बिजली कड़कती है तो बिजली गिरने से यहाँ पर उनका नुकसान होने से बच सकता है। प्लस इंडिया यहाँ पर पूरे दुनिया में उन 5 देशों में से आता है जिसके पास में ये लाइटनिंग का अर्ली वार्निंग सिस्टम भी है। यानी बिजली कहाँ पर गिरेगी, कहाँ पर नहीं, एग्जैक्टली कब गिरेगी, तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम पहले से फोरकास्ट कर सकते हैं, पहले से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिजली कब गिरने वाली है। तो 5 दिन पहले पता लग सकता है और बिजली गिरने से 3 घंटा पहले भी यहाँ पर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। तो ये प्रिवेंटेबल है, इसको बचाया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इस वजह से इसको नेचुरल डिज़ास्टर नहीं कहेंगे, ऐसा यहाँ पर केंद्र सरकार ने बोला है। समझ गए? अब बात ये की जा रही है, देखो बिहार के साथ साथ वेस्ट बंगाल, ये दो पर्टिकुलर स्टेट्स वो हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं बिजली कड़कने की वजह से, कड़कने नहीं, बिजली गिरने की वजह से। पिछले 5 सालों में बिहार के अंदर में 1500 से ज़्यादा लोगों की जान गई है और 25 जून 2020 में लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की जान गई है एक ही दिन के अंदर में, क्योंकि बिजली बहुत बड़ी लेवल पर गिरी थी। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ऐसे यहाँ पर कई सारे केसेस आपको वेस्ट बंगाल को भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास में जो NCRB का डेटा, NCRB क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो।
एनसीआरबी के डेटा ने हमें बताया है कि लगभग 2880 कितने 2880 जो लोग हैं उनकी जान गई थी इसी बिजली गिरने की वजह से साल 2021 में। ये साल 2021 का डेटा है, केवल साल 2021 में 2880 लोगों की जान गई। फिर उसके बाद में आप देखोगे इससे पहले साल 2020 में 2862 लोगों की जान गई। फिर उससे पहले 2019 में अगेन 2876 लोगों की जान गई। यानी कि ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है ये और गंभीर होता चले जा रहा है। यानी जो डेथ हैं इस बिजली गिरने की वजह से वो साल ब साल इंक्रीज़ होती हुई चली जा रही हैं। ये यहाँ पर कुछ डेटा के बेसिस पर कुछ चीज़ें बताई हैं। अब मैं आपको और डिटेल से लेकर चलता हूँ। यानी ये तो हमने न्यूज़ पढ़ लिया, लेकिन न्यूज़ के पीछे का बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपसे डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी। सबसे पहली चीज़ लाइटनिंग के बारे में। होता यहाँ पर क्या है, क्यों बिजली गिरती है, ये इसको समझेंगे, इम्पॉर्टेंट है। देखो लाइटनिंग जो है एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है एक्सीडेंटल डेथ में। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे तो बोला जाता है कि एक नेचुरल कॉज है, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार बोली है कि नहीं, हम यहाँ पर इसको एक नेचुरल डिजास्टर नहीं बोलेंगे। अब क्वेश्चन है कि ये होता क्या है, मतलब कैसे बिजली कड़कती है, ज़रा इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताओ। होता यहाँ पर यह है कि एक साथ भारी भरकम बहुत सारी जो बिजली है, बहुत सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है। बहुत बड़े लेवल पर हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी एकदम से रिलीज़ हो जाना, और रिलीज़ होने के बाद में सीधा ग्राउंड से कनेक्ट हो जाना, धरती से कनेक्ट हो जाना, धरती पर गिर जाना, वो कहलाता है बिजली का पृथ्वी पर गिरना। ठीक है, तो क्या पृथ्वी पर गिरने की बजाय आसमान में भी रह जाती है? हाँ, कई सारी बिजली आपने देखा होगा बादलों के बीच में चलती रहती हैं, आसमान में दिखाई देती हैं कड़कती हुई, लेकिन गिरती बहुत कम है। लेकिन जो गिरती हैं वहाँ पर वो फिर नुकसान करके जाती हैं। अब जब भी बिजली यहाँ पर कड़कती है और बिजली गिरती है, इसमें 3 प्रकार की चीज़ें निकल कर आती हैं। एक होता है इंटर क्लाउड और एक होता है इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। और इंटर क्लाउड और इंट्रा क्लाउड ये दोनों प्रकार की जो बिजली का कड़कना होता है यह हार्मलेस होता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। अब आप नाम से समझ रहे होंगे। देखो यहाँ पर एक तो क्या हो गया, मान लो यहाँ पर एक बादल हो गया। अब इस बादल में, अब बादल एक साथ तो बना नहीं है, धीरे धीरे बना है। भाई पानी उठ रहा है ऊपर जाकर, ऊपर टेम्परेचर कम हो रहा है, ऊपर बर्फ़ बन रहा है, आइस क्रिस्टल बन रहा है, और फिर वो आइस क्रिस्टल धीरे धीरे साथ में इकट्ठा होकर बड़ा बर्फ़ बना रहे हैं। तो ऊपर क्या बर्फ़ है तैर रही है, सही समझ रहे हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर मतलब 2 तरीके ये होते हैं। एक बार तो क्या होता है बिजली के अंदर में, सॉरी बादल के अंदर ही यहाँ पर बिजली कड़कती है। बादल के अंदर बनते बनते घर्षण की वजह से इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बन जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बिजली कड़कती है और बादलों के अंदर रह जाती है। और एक होता है एक बादल से दूसरे बादल में, यानी एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में बिजली टकराती है। ठीक है, इस क्लाउड से सीधा यहाँ पर इस पर टकराई, फिर इस पर टकराई। ये आपको ऊपर ही ऊपर दिखाई दे रही है, ये नीचे ज़मीन पर नहीं आ रही है। ये हमारा इंटर क्लाउड और इंट्रा क्लाउड वाली लाइटनिंग हो जाती है। ये हार्मलेस हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब बात करते हैं क्लाउड टू ग्राउंड, ये खतरनाक होती है। इसमें क्या होता है, सीधा यहाँ पर ऊपर बादल में बिजली बनी और बनने के बाद में सीधा यहाँ पर ये ज़मीन से कनेक्ट हो गई और सीधा यहाँ पर आप कह सकते हो इसने नुकसान कर दिया नीचे ज़मीन के ऊपर। यानी जिस भी चीज़ के ऊपर ये बिजली गिरी और वहाँ पर उसने सीधा एक बहुत भारी भरकम नुकसान कर दिया। तो ये कहलाती है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। समझ गया प्रोसेस क्या है। देखो होता यहाँ पर यह है, यहाँ पर जो अलग अलग इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, उन इलेक्ट्रिकल चार्ज के डिफ्रेंसिएशन की वजह से यहाँ पर यह परिणाम देखने को मिलता है। यानी बादलों के अंदर में जो लाइट जनरेट हो रही है, बादलों की हाइट तो बहुत ऊपर है ना, वहाँ पर जो लाइट जनरेट हो रही है वो लाइट सीधा यहाँ पर पृथ्वी पर कैसे पहुँच रही है, इसको हमने समझना होगा। यहाँ पर सारा चार्जेस का खेल है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का। पहले तो ये समझो। अब होता क्या है कि देखो हमारी जो वाटर वेपर है, पानी का जो भाप है, वो ऊपर जाता है, ऊपर उठ कर जाता है। गर्मी की वजह से अब ऊपर उठा, ऊपर जाके कंडेंसेशन हुआ, और वो जो पानी है ना, कह सकते हो मतलब टेम्परेचर कम होने की वजह से, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वातावरण जो हमारा तापमान है वो कम होता चला जाएगा, टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, ठंडक होती चली जाएगी। तो जितना ऊपर जाएंगे ठंड बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर जितना ऊपर गए, पानी का जो वाटर वेपर है वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो हीट है वो यहाँ पर वो रिलीज़ करता हुआ नज़र आएगा। और ऊपर जाएगा, जब बिलो ज़ीरो यानी ज़ीरो से नीचे के टेम्परेचर में जब वो ड्रॉपलेट पहुँच जाएगा तो वो ड्रॉपलेट क्या होगा, वो हमारे छोटे से आइस क्रिस्टल में बदल जाएगा, छोटा सा यहाँ पर वो बर्फ़ बन जाएगा। और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे अपवर्ड ऐसे यहाँ पर मामला होता रहता है। और इससे बहुत सारा यहाँ पर गैदरिंग हो जाती है, बहुत सारा ये जो इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से जो वो बादल हैं वो हैवी हो जाते हैं, फिर वो नीचे गिरने भी लगते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और है, इससे क्या होता है, यहाँ पर जो छोटे छोटे आइस क्रिस्टल हैं वो ऊपर जा रहे होते हैं बादल के अंदर में। अब ये बादल बना रहे हैं, छोटे छोटे आइस क्रिस्टल यहाँ पर ऊपर उठ के जा रहे हैं।
है ना। और जो भारी वाले आइस क्रिस्टल है वो यहाँ पर नीचे आ रहे हैं, भारी वाले नीचे आ रहे हैं। तो क्या होता है, जब छोटे वाले ऊपर जा रहे हैं, भारी वाले नीचे जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो ये क्रिस्टल आपस में टकरा रहे होते हैं। आपस में टकराने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल स्पार्क होता है। इलेक्ट्रिकल स्पार्क देखने को मिलेगा। ये आप कह सकते हो मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये क्या होता है, ये जैसे जैसे यहाँ पर एक कॉलिजन होगा, जैसे जैसे यहाँ पर आइस क्रिस्टल्स आपस में टकरा रहे होंगे बादल के अंदर में, तो इसकी टकराने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो रिलीज़ होंगे वो यहाँ पर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिकल स्पार्क को जनरेट करेंगे। और यही मेन कारण बन जाता है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे उतना ज़्यादा भयंकर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल स्पार्क आपको देखने को मिलेगा। और ये जो प्रोसेस है, इसकी वजह से यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इस प्रोसेस में यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारा पूरा बादल है, अब बादल में ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं और बीच में यहाँ पर आपको नेगेटिव चार्जेस बनते हुए नजर आते हैं। इन बादलों के अंदर में इस पूरे प्रोसेस की वजह से ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन गए बादल के अंदर, बीच में नेगेटिव बन गए, है ना। तो हमारी मिडिल लेयर क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है पूरी तरह से। और फिर उसके बाद में पृथ्वी के ऊपर आपने देखा होगा ज़्यादातर जो बिजली है वो ग्राउंड में गिर रही होती है। जो हमारे ग्राउंड्स हैं वहाँ पे गिर रही होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको घासें देखने को मिल जाती हैं। अब घास क्या है ना, हवा चलती है तो आपस में घासें टकराती हैं। हवा चलने की वजह से आपस में घासें टकराती हैं और टकराने के बाद में घर्षण पैदा करती हैं। और यहाँ पर भी आप कह सकते हो एक पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। और ये पॉजिटिव चार्ज बनने के बाद में ये पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर बादल से नेगेटिव, नीचे से पॉजिटिव, ये आपस में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से सीधा यहाँ पर ऊपर से बिजली नीचे धरती पर आ जाती है। यानी थोड़े से समय के अंदर में ही एक ह्यूज जो करंट है वो यहाँ पर लाखों मिलियन ऑफ एम्पेयर का करंट जो है एकदम से स्टार्ट कर हो जाता है फ्लो होना नीचे की साइड में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ये मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। अब जब ये पृथ्वी पर बिजली गिर रही होती है ना, तो इसको जो चीज़ ऊपर मिल जाती है उसी के ऊपर गिर जाती है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग हो गई। अब बिल्डिंग में उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी। आपको पता होगा लाइटिंग प्रोटेक्टर डिवाइस आता है एक, आपने देखा होगा बिल्डिंग के ऊपर एक छोटी सी पतली सी लंबी सी रॉड लगाई जाती है। वो रॉड क्या करती है, वो कहीं ना कहीं बिजली को उस बिल्डिंग के ऊपर गिरने से बचाती है। लेकिन अगर जिस बिल्डिंग में यहाँ पर वो रॉड नहीं लगी होगी तो वो बिजली क्या करेगी, उस बिल्डिंग के ऊपर गिर जाएगी। समझ गए? नहीं तो फिर जब बिजली गिर रही होती है उसके सामने, उसके रास्ते में जो भी चीज़ पहले आ जाए। इस वजह से आपने ज़्यादातर देखा होगा पेड़ के ऊपर बिजली गिरती है। क्यों? क्योंकि पेड़ ऊंचाई पर है थोड़ा सा, यानी हमारी पृथ्वी से पहले ऊपर पेड़ मिल जाएगा उस बिजली को, तो उस पेड़ पर वो बिजली गिर जाती है। समझ गए? तो ये करंट फ्लो आपको देखने को मिलेगा। और ये जो करंट फ्लो है ये कई बार हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ये मैंने आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझा दिया। अब जो करंट फ्लो होता है ये हमारी कभी कभी प्रॉपर्टी को डैमेज कर देता है। जो लाइफ है लोगों की वो भी यहाँ पर डैमेज हो सकती है, लोगों की जान जा सकती है अगर कहीं पर बिजली गिर जाए तो। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। प्लस लाइटिंग कंडक्टर नाम का एक डिवाइस आता है। वो डिवाइस हमारी बिल्डिंग्स को बचाता है। एक मेटेलिक रॉड आती है, पतली सी रॉड आती है, बहुत बड़ी रॉड आती है, उसको यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर लगाया जाता है ताकि यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो लाइटनिंग है अगर वो वहाँ पे कनेक्ट होती है तो उस लाइटनिंग को वो झेल सके और उस बिल्डिंग को वो बचा सके। ठीक है, ज़्यादातर जो लाइटनिंग एक्टिविटी, अगर आपसे क्वेश्चन बने ज़्यादातर जो बिजली कड़क रही है पृथ्वी पर वो कौन सी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो अगर आपने देखना भी है ना तो वो है लेक माराकाइबो। लेक माराकाइबो बेसिकली वेनेजुएला के अंदर में है, वेनेजुएला के अंदर में। तो वेनेजुएला में एक झील है लेक माराकाइबो, ध्यान रखना इसका नाम। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा बिजली अगर कहीं भी गिरती है तो वो ये वाली झील है। ठीक है, इस झील के अंदर में जो कैटाटुम्बो रिवर है ये नदी आकर गिरती है इस झील के अंदर में। और बोला जाता है कि हर साल 260 तो एवरेज स्टॉर्म देखने को मिलते हैं, 260 एवरेज स्टॉर्म्स वहाँ पे आते हैं, जिसकी वजह से अक्टूबर के अंदर में हर बार हम अक्टूबर में देखते हैं कि हर एक मिनट में 28 बार वहाँ पे बिजली कड़क रही होती है, दिख रही होती है, गिर रही होती है। ठीक है, तो एक खतरनाक सा डेंजरस सा सिनेरियो भी नज़र आएगा। लेक माराकाइबो का एक पिक्चर है, ये पिक्चर आप देख पाओगे बिल्कुल रियल है, झूठा नहीं है। ये वही झील है जिस झील के अंदर में आप देख पा रहे होंगे तेज़ी से जो बिजली है वो गिर रही है। इस झील के आप और भी इमेजेस देख सकते हो गूगल के ऊपर में, और डरावने इमेजेस भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा बिजली गिरती हुई नज़र आती है। ये बाकी मैंने आपको जो पूरा का बिजली का प्रोसेस था वो मैंने आपको समझाया है ना, कि जो बादल है ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, बीच में नेगेटिव चार्ज हो जाता है ना। और ये बेसिकली क्लाउड टू क्लाउड भी बिजली ट्रांसफर हो जाती है, क्लाउड के अंदर भी यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट हो रही है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हो कि हमारे धरती से भी ये जो बिजली है वो कनेक्ट हो जाती है नीचे की साइड में, जैसे मैंने आपको बताया। क्योंकि यहाँ पर बीच में नेगेटिव चार्जेस हैं, नीचे घर्षण हो रहा है कहीं पर, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस बन रहे हैं, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आपस में जुड़ जाते हैं, तो सीधा यहाँ पर जो बिजली है वो बादलों से बनकर धरती पर गिर जाती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा, इसमें कुछ ज़्यादा बाकी कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है नहीं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो, बोला जा रहा है कि लगभग
18.5 मिलियन लाइटनिंग स्ट्राइक्स रिकॉर्ड की गई थी इंडिया में अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 के बीच में। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 में इस एक साल में 18.5 मिलियन बार इस प्रकार से बिजली कड़कने के जो इंसिडेंट्स हैं, गिरने के इंसिडेंट्स हैं, वो यहाँ पर देखने को मिले। ये इंडिया की जो खुद की रिपोर्ट है वो यहाँ पर बताती है, लाइटनिंग रिलीज बाय लाइटनिंग रेजिलेंट इंडियन कैंपेन। तो ये जो LRIC है, दैट इज़ लाइटनिंग रेजिलिएंट इंडियन कैंपेन, ये जो कैंपेन एक जॉइंट इनिशिएटिव है, और ये इनिशिएटिव जॉइंट है तो कौन कौन सी बॉडी के बीच में है, तो वो है क्लाइमेट रेजिलेंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, वर्ल्ड विजन इंडिया, यूनिसेफ, और इस प्रकार से और भी बॉडीज़ है जो कि आपस में मिलकर ये जो जॉइंट इनिशिएटिव है वो चलाती हैं। ये जो कैंपेन चलाया गया है, इस कैंपेन का मेन मकसद यही है कि हम लोग क्या कर सकें, बिजली गिरने की वजह से जो लोगों की मृत्यु होती है इस नंबर को हम लोग कम से कम कर सकें। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, हो गया आर्टिकल कंप्लीट। जो भी इन्फॉर्मेशन थी अलग से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है, तो आपका न्यूज़पेपर का करंट न्यूज़ हो गया। इस करंट न्यूज़ में ये सारी बातें नहीं पता है, इसके पीछे का प्रोसेस पूरा जो मैंने आपको प्रक्रिया समझाई है वो सब अलग से आपको पढ़ाया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आएंगे। अगले आर्टिकल को GS पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग लिंक कर सकते हो, क्या बात की जा रही है। तो आज मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था मैप में जाकर मंगोलिया को देखना है। मंगोलिया का देखने का पीछे का रीज़न क्या है, तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में एक अभ्यास होने वाला है। इंडिया और मंगोलिया के बीच में एक अभ्यास होता है, और वो कौन सा होता है, नोमैडिक एलिफेंट नाम का। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपसे पूछा जाएगा कि जो नोमैडिक एलिफेंट नाम का अभ्यास है ये कौन से दो देशों के बीच में होता है, तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में। तो इंडिया और मंगोलिया दोनों यहाँ पर इस बायलैटरल अभ्यास के 15वें हिस्से में 15वें एडिशन में हिस्सा लेने वाला है। 17 जुलाई यानी आज से यह अभ्यास शुरू होगा और 31 जुलाई तक यह अभ्यास चलने वाला है। ठीक है, अब इस अभ्यास में क्या होगा, दोनों आपस में अपने डिफेंस कोऑपरेशंस को मजबूत करने के ऊपर फोकस करेंगे। इवन हमारी जो इंडियन आर्मी है वो अभी यहाँ पर निकल भी चुकी है। वो सब लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, मंगोलिया का जो कैपिटल है, उनकी जो राजधानी है उलन बतर, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। कल ही पहुंच चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट, सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट, पहुंच चुका है हमारे सारे जवानों को लेकर। तो इस अभ्यास का नाम है नोमैडिक एलिफेंट 23, क्योंकि 2023 में हो रही है। ठीक है, इस अभ्यास का मेन मकसद क्या है कि आपस में जो मिलिट्री रिलेशंस हैं उनको और मजबूत करना, मंगोलिया और इंडिया की जो फ्रेंडशिप है उसको और ज़्यादा मजबूत करते हुए चलना। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो प्राइमरी थीम होने वाला है इस एक्सरसाइज का, वो मेन फोकस होगा कि कैसे आतंकवाद से लड़ा जा सकता है, प्लस माउंटेन वाले रीजन में जो ऑपरेशंस हैं उनको कैसे ईजिली आगे कंडक्ट किया जा सकता है, उसके ऊपर जो है ये आपस में मिलकर काम करेंगे। नाम ज़रूर ध्यान रखना, नोमैडिक एलिफेंट यहाँ पर इस अभ्यास का नाम है। ये ऑल्टरनेटिवली होता है, कभी इंडिया में होगा, कभी यहाँ पर यह मंगोलिया में होता है। तो इस बार मंगोलिया में हो रहा है, नेक्स्ट अगर ईयर होगा तो वो इंडिया में होता हुआ नजर आएगा। क्लियर, आगे आते हैं। अगला आर्टिकल एक और छोटा सा आर्टिकल है, अगेन कुछ ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है नहीं। अभी तो आपने देखा, अच्छा चलो इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे बाद में। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे पास में, पहले उसको कवर कर लेते हैं। अब आते हैं वर्ल्ड पेज के ऊपर, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो दुनियादारी में ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं है। अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखना है तो एक लौता आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बनने के अब की बार चांसेस हैं। वैसे ही आर्टिकल मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी पढ़ाया था। जो क्लस्टर बॉम्ब्स हैं वो क्लस्टर बॉम्ब को लेकर बातचीत की जा रही है। अमेरिका ने जो क्लस्टर बॉम्ब है ये यूक्रेन को थमाने की बात की थी हाल ही में, है ना, कि यूक्रेन अब क्या करेगा, इन क्लस्टर बॉम्ब का यूज़ करेगा रशिया के ऊपर। ये क्लस्टर बॉम्ब अपने आप में बहुत खतरनाक माने जाते हैं। इवन बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल पर अग्रीमेंट्स हो चुके हैं, वो अग्रीमेंट्स इन क्लस्टर बम्स के ऊपर रोक लगा चुके हैं। समझ रहे इस बात को, तो इतने ज़्यादा खतरनाक हैं। तो इधर से रशिया ने अपना जवाब दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने बोला है कि रशिया के पास में भी अच्छा खासा सफिशिएंट स्टॉक रखा हुआ है क्लस्टर बॉम्ब्स का। तो अगर यूक्रेन अटैक करता है इन क्लस्टर बॉम्ब से, तो यहाँ पर रशिया के पास में बहुत अच्छे मात्रा में रिजर्व्स रखे हुए हैं। हम भी भरकर रेसिप्रोकल वे में भरकर यूक्रेन के ऊपर क्लस्टर बॉम्ब से अटैक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही उठता है कि सर ये क्लस्टर बॉम्ब है क्या, इतना खतरनाक है कि इसकी चर्चा लगातार हो रही है, कई सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर इसको कवर किया जा रहा है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। क्लस्टर बॉम्ब नाम से समझ में आ रहा होगा, क्लस्टर क्या है, एक तरह के गुच्छा है, झुंड है। तो एक साथ बहुत सारे बॉम्ब बरसा देना, वही यहाँ पर प्रोसेस है इन क्लस्टर बॉम्ब्स का। ये वाला फोटो आप दोस्तों देख पा रहे होंगे। क्लस्टर बॉम्ब कैसे काम करता है, एक तो हमने पूरा का पूरा मिसाइल लिया, उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे बॉम्ब भर दिए। अब इसको छोड़ा गया, छोड़ने के बाद में क्या होगा, ये मिसाइल खुल जाएगा और ये जो छोटे छोटे बॉम्ब है इनको छोड़ देगा। और ये छोटे छोटे बॉम्ब अपने आप में खतरनाक हैं। कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे बॉम्ब अपने आप में फट जाते हैं और कभी कभी नहीं फटते हैं, लंबे समय तक वो टिके हुए रहते हैं। और इसका सीधा नुकसान आम लोगों के ऊपर पहुंच सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये बॉम्ब है ये बारिश की तरह बरस जाएंगे बहुत सारे,
है ना। लगभग कह सकते हो एक कैनिस्टर के अंदर में 200 बॉम्ब हो सकता है, 200 बॉम्ब एक साथ बरस जाएंगे लोगों के ऊपर। इसका नुकसान मैंने जैसा बोला जो सिविलियंस हैं, हमारे आम नागरिक हैं, उनके ऊपर हो सकता है। लगभग 100 देश ऐसे हैं जिन्होंने एक ट्रीटी को साइन किया और इस ट्रीटी को साइन करके इस क्लस्टर बॉम्ब के ऊपर बैन लगा रखा है कि यहाँ पे ये वाले बॉम्ब यूज़ नहीं होने चाहिए। लेकिन अभी कई सारी जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पर इस ट्रीटी के बाहर हैं। अभी मैं इसके बारे में और डिटेल्स आपको बताऊंगा। ये तो बस खाली मैंने आपको पिक्चर दिखाकर समझाया है कि क्लस्टर बॉम्ब क्या है और कैसे काम करता है। अब यहाँ पर स्क्रीन पर नीचे की साइड में आप देख सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर क्लियरली मिलती हुई चलेगी। तो क्लस्टर म्यूनिशन भी बोलते हैं एक प्रकार का। यहाँ पर क्या है, हम लोग हवा में से एक मिसाइल लॉन्च करेंगे, उसमें से कई सारे बॉम्ब्स निकलेंगे, कैनिस्टर लॉन्च करेंगे, कई सारे बॉम्ब निकलेंगे एक साथ जो कि पानी की तरह बरस जाएंगे लोगों के ऊपर। और ये जो क्लस्टर बॉम्ब है ये केमिकल बायोकेमिकल एजेंट की तरह यहाँ पर फैल जाएंगे, प्लस लैंड माइन की तरह कुछ रह जाएंगे, कुछ फटेंगे कुछ नहीं फटेंगे, कुछ वहीं पर धरती के अंदर दब जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर उनके ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से कभी भी फट सकते हैं, तो कभी भी किसी को नुकसान पहुँच सकता है। तो ऐसा असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इस क्लस्टर बॉम्ब को लेकर चैलेंजेस क्या हैं? वही चैलेंज जैसे मैंने आपको बताया, इससे सीधा जो आम नागरिक हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा। प्लस जब आम नागरिकों की मृत्यु होगी तो इससे जो इंटरनेशनल लेवल पर जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है, मानव के अधिकार की बात करता है, वो सारे के सारे जो लॉज हैं उनका उल्लंघन होता हुआ नजर आएगा। प्लस यहाँ पर इन बॉम्ब में दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है, फेलियर रेट सबसे ज़्यादा है। बहुत बार ये फेल हो जाते हैं, कई बार अनएक्सप्लोर्ड हो जाते हैं, जो कि और बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं आने वाले समय के लिए। ठीक है। और ह्यूमन यूज़ के लिए यहाँ पे कह सकते हो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ना ही किसी पर्सन के हेल्थ केयर के लिए। अगर कहीं पर यूज़ करा जाता है तो उससे उस एरिया की तो इकॉनमी तो तबाह होगी, प्लस वहाँ पे बहुत सारा हेल्थ केयर एक्सपेंसिव भी होने वाला है लोगों को बचाने के लिए। अब बात की जा रही है यहाँ पर इस बॉम्ब के यूज़ की, कि इतिहास में कभी क्या इस क्लस्टर बॉम्ब का यूज़ किया गया है, तो बिल्कुल किया गया है। अफगानिस्तान का जो वॉर हुआ था 2001 में, उस वॉर के दौरान यहाँ पर अमेरिका ने क्लस्टर बॉम्ब्स को सबसे इंपॉर्टेंट माना था। ठीक है। यूएस ने यहाँ पे क्लस्टर बॉम्ब्स का आखिरी बार यूज़ किया था इराक में, इराक के अंदर जो युद्ध चल रहा था उसमें 2003 के बैटल में यूज़ किया था। उसके अलावा सीरियन सिविल वॉर की बात करेंगे तो सीरियन सिविल वॉर में रशिया ने जो सीरियन गवर्नमेंट ट्रूप्स हैं, है ना, इनको यहाँ पर ये सप्लाई किया था ये क्लस्टर बॉम्ब। उसके अलावा इजराइल ने भी यहाँ पे क्लस्टर बॉम्ब का यूज़ किया है काफ़ी सारे सिविलियन एरियाज़ में, खासकर साउथ लेबनान के अंदर में। जब 2006 के अंदर में वॉर हुआ था हिजबुल्लाह के साथ में, तब ये यूज़ किए थे इजराइल ने। उसके अलावा जो सऊदी अरेबिया ने अपना पूरा ग्रुप बना रखा था येमन के अंदर में, जो हाउदी रेबल से लड़ रहा था, येमन भी जो पूरा इशू चल रहा था, तो उस सऊदी अरेबिया ने भी यहाँ पर कह सकते हो सऊदी अरेबिया की काफ़ी निंदा की गई थी, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अपने जो क्लस्टर बॉम्ब्स हैं वो क्लस्टर बॉम्ब्स इस लड़ाई में दे दिए थे। ठीक है। जो भी अपना ग्रुप बनाया था येमन के अंदर में उस ग्रुप को, ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। उसके अलावा क्लस्टर बॉम्ब्स को कंट्रोल करने के लिए कई सारे एग्रीमेंट, कई सारे जो कन्वेंशंस है वो यहाँ पर रखे गए हैं। फॉर एग्जांपल कन्वेंशन ऑन क्लस्टर मुनिशन, जो ये कन्वेंशन ऑन क्लस्टर मुनिशन है, जो ये पूरा का पूरा लॉ आपको देखने को मिलेगा, ये क्या करता है, ये हमारे इस हथियार की, इस क्लस्टर वेपन के प्रोडक्शन, ट्रांसफ़र, इसको इकट्ठा करना, इन सब चीज़ों के ऊपर पूरी तरह से रोक लगाने का काम करता है। ठीक है। प्लस यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा एग्रीमेंट है, ये जो कन्वेंशन किया गया था, इसको डुबलिन के अंदर में अडॉप्ट किया गया था 107 देशों के थ्रू। 30 मई 2008 में इसको अडॉप्ट किया गया था। प्लस ये जो कन्वेंशन है, जो पूरा एग्रीमेंट है, ये कह सकते हो यहाँ पर पूरी तरह से बाइंडिंग है इंटरनेशनल लॉ को लेकर। और ये आज के समय में 123 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि इस कन्वेंशन को ज्वाइन कर चुकी हैं। 111 स्टेट पार्टीज़ हैं, 12 सिग्नेटरीज आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। और ये जो कन्वेंशन है, ये अभी भी कुछ देश हैं जिन्होंने इसको साइन नहीं किया है, और साइन ना करने वाले देश कौन कौन से हैं इसमें, तो इस देश में आप देखने को मिलेगा इंडिया है, इंडिया के अलावा यूएसए है, फिर रशिया है, यूक्रेन है, पाकिस्तान है, इजराइल है। इन सब ने मिलकर अभी इस क्लस्टर म्यूनिशन को लेकर जो एग्रीमेंट है इसको साइन नहीं किया है। ठीक है। तो ये यहाँ पर क्लस्टर म्यूनिशन को लेकर सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हो जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ यहाँ पर आज हमारे कुछ ज़्यादा काम के एडिटोरियल है नहीं है, लेकिन हमारा जो साइंस वाला पेज आता है उस पेज पर एक आर्टिकल रेलेवेंट है जो कि कोरल ब्लीचिंग के बारे में सारा का सारा डिस्कशन करता है। लेकिन दोस्तों आज का ये इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले हम लोग मेंस का क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि आज वैसे तो मैं आपको रोज़ मेंस का क्वेश्चन देता हूँ, तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है फटाफट इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन बात करता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हीट वेव्स, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स ऑन एनवायरनमेंट। जो हीट वेव है, जो गर्म की लहरें हैं, गर्मी की जो लहरें हैं, खासकर हीट वेव में क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर से अचानक से क्या होता है ना कि 5-6 डिग्री सेल्सियस एकदम से बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल टेम्परेचर कहीं पर 40 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो एक झटके में वो 46 डिग्री हो जाए,
तो उसको हम लोग हीट वेव बोलते हैं। मैंने आपको कई बार डिटेल से पढ़ाया है। अब हुआ क्या ना दोस्तों, एक्चुअली में आज के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल है हीट वेव को लेकर, जो कि बात करता है कि दुनिया भर में कई सारी कंट्रीज़ है, वहाँ पर हीट वेव्स नज़र आ रहे हैं। अब वो आर्टिकल मैंने पढ़ा है, मुझे यार न्यूज़पेपर में मिल नहीं रहा है, वो कहाँ गया आर्टिकल स्टार्टिंग में जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था तो वहाँ पे वो आर्टिकल मैंने आज के न्यूज़पेपर में पढ़ा है, अब वो मुझे मिल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, मैं उसको निकाल के आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है। अभी मुझे वापस से खोजना पड़ेगा। हो क्या रहा है ना, एक्चुअली में डिवाइस दूसरा है, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। अब इसको मुझे ऊपर नीचे करने में परेशानी हो रही है, मतलब ऊपर फिर न्यूज़पेपर आधा चल रहा है, नीचे आधा चल रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा एमबी में कवर हो ज़्यादा एमबी में कवर हो पाता है, इसमें क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा और बढ़ जाती है। तो इस चक्कर में यहाँ पर ये इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा मुझे, मेरी वजह से आपको भी इशू फेस करने पड़ेंगे रहे। तो आज का एक आर्टिकल है बेसिकली हमारे न्यूज़पेपर में आया हुआ है, ठीक है, कि दुनिया भर में हीट वेव के कई सारे केसेस निकल कर आ रहे हैं। उसी वजह से मैंने ये मेंस का क्वेश्चन लगाया था, उसके पीछे का और बाकी कोई रीज़न नहीं था। तो दैट इज़ वाई आपने करना क्या है, हीट वेव के ऊपर आज आंसर लिखना है, ठीक है। तो समझाना है हीट वेव्स क्या होती हैं। वैसे मैंने आपको बताया गर्मी की लहरों के बारे में आपको समझा दिया है, प्लस इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो प्रभाव है, वो हमारे एनवायरमेंट के ऊपर कैसे पड़ सकता है, वो भी आपने समझाना है। हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ। गर्मी की लहरों से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण पर गर्मी की लहरों के प्रभाव पर चर्चा करें। 250 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखना। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। जब आप उस ग्रुप में जाओगे ना, तो हर एक मैसेज के नीचे एक छोटा सा कमेंट लिखा होगा, उस कमेंट पर क्लिक करना, तब जाके आपके ग्रुप में एंट्री हो पाएगी, तब जाकर आप अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो, दूसरे के आंसर्स को रिव्यू कर सकते हो। तो जब भी आप आंसर को सबमिट करोगे दोस्तों, एक छोटा सा काम करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे, बहुत सारे फ़ायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। समझ गए? चलो खैर आते हैं आर्टिकल पर। आर्टिकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आपने देखा, आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी कोरल रीफ को लेकर था। कोरल रीफ को लेकर यूपीएससी ने मेंस में 3-4 बार सवाल पूछे हैं, प्रीलिम्स में भी यहाँ पर 3-4 बार सवाल पूछे गए हैं। वो सब सवाल भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। खैर बात करते हैं। तो एक नई रिसर्च हुई है, उस रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो टेम्परेचर है, जब हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो समुद्र का तापमान भी बढ़ रहा है। तो समुद्र का तापमान जब बढ़ेगा, पानी गर्म होगा, तो उस पानी गर्म होने की वजह से जो हमारी कोरल रीफ्स हैं वो बर्बाद होती हुई नज़र आ रही हैं इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्लाइमेट चेंज क्या होता है? क्लाइमेट चेंज है लगातार तापमान का बढ़ना, टेम्परेचर का इंक्रीज होना। उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से कोरल रीफ्स हमारी ख़त्म हो रही है, उनकी डेथ होती हुई नज़र आ रही है। पहली चीज़, कोरल रीफ क्या होता है? आप समुद्र के अंदर देखोगे तो बहुत सारी रंग बिरंगी सी इस प्रकार की कोरल रीफ्स यहाँ पे नज़र आती हैं। अब आपको कहोगे रंग बिरंगी सी कहाँ नज़र आ रही है? तो सफ़ेद सफ़ेद है। ये सफ़ेद इसलिए हो चुके हैं क्योंकि ये कोरल ब्लीचिंग को सफ़र कर रही हैं। कोरल ब्लीचिंग मतलब इनका जो मेन सोर्स ऑफ फूड है, जो खाना है, इनका जो न्यूट्रिशन है, वो बेसिकली एक एल्गाई होती है, एक काई होती है, जिसको हम लोग जूज़ैंथेलाई के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नाम, जूज़ैंथेलाई। ये एक एल्गाई होती है। इस एल्गाई और इस कोरल रीफ दोनों का आपस में बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। दोनों आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब जूज़ैंथेलाई इस एल्गाई के बिना नहीं रह सकता, और ये एल्गाई ये एल्गाई जो है ये इस कोरल रीफ के बिना नहीं रह सकती। कोरल रीफ और जूज़ैंथेलाई का कनेक्शन आपस में बढ़िया है, यानी इस एल्गाई को इसका प्रोटेक्शन मिल जाता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारी कोरल रीफ को ये एल्गाई प्रोटेक्शन देती है। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक है। दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए तो मर जाएंगे, और वही यहाँ पर हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से सीधा जूज़ैंथेलाई के ऊपर अटैक हुआ, जूज़ैंथेलाई खत्म हुआ। जूज़ैंथेलाई के खत्म होने की वजह से जो कोरल रीफ है, जिसको मेन सोर्स ऑफ फूड जो कह सकते हो मिल रहा था, सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा था जूज़ैंथेलाई से, अब जूज़ैंथेलाई खत्म हुआ तो कोरल रीफ्स भी सफ़ेद होने स्टार्ट हो गए। तो ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हो रहा है। समझ गए? तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बताया गया कि कोरल रीफ का जो कलर है वो पूरी तरह से उड़ जाता है, रंग बिरंगी से खूबसूरती बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं ये, लेकिन उससे क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर कह सकते हो उनकी खूबसूरती बदसूरती में बदल जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर और भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, मैं आपको और डिटेल से समझाता हूँ। कोरल रीफ्स क्या होता है, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, प्लस इन कोरल रीफ्स को और क्या क्या परेशानियाँ आज के समय पर फेस करनी पड़ रही हैं। बहुत ध्यान से स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हमारे न्यूज़पेपर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है जो नीचे का बैकग्राउंड डेटा होता है। ठीक है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ बहुत ध्यान से सुना करो इन चीज़ों को। जो कोरल्स होते हैं, कोरल्स बेसिकली मेन इन्वर्टिब्रेट है।
ठीक है, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। एक ही जगह पर पानी के अंदर, समुद्र के अंदर एक ही जगह पर ये रुके हुए आपको देखने को मिलेंगे। ये साथ में जो उनका ग्रुप होता है वो पोलिप कहलाता है। कोरल रीफ्स को हम लोग पोलिप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, समुद्र के अंदर कोरल रीफ जो पाए जाते हैं ना, ये कॉलोनी बनाते हैं, अपनी पूरी पोलिप की एक कॉलोनी बन जाती है। कोरल पोलिप क्या होता है? कोरल पोलिप बेसिकली एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मैंने आपको बताया कि कोरल एक एल्गाई जूज़ैंथेलाई के साथ में रहते हैं। जूज़ैंथेलाई और ये कोरल दोनों आपस में इनका बहुत बड़ा कनेक्शन है। ये एल्गाई क्या करता है? इस कोरल को एनर्जी देने का काम करता है, फोटोसिंथेसिस से एनर्जी देने का काम करता है, और ये कोरल इस एल्गाई को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। दोनों आपस में लिंक हैं। अब कोरल का इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। समुद्र के अंदर जो कोरल्स पाई जा रही हैं ना, इसका पहला इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मतलब कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर कई सारे यहाँ पर इस प्रकार के वाइड वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ आपको देखने को मिल जाती है। उन्हीं में से एक है ये। ठीक है, और कोरल रीफ में भी कई सारी अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं। तो इनका प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो पूरा प्लानट है, जो पूरे पृथ्वी का क्लाइमेट है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने का काम, प्लस यहाँ पे जो हमारे कोस्ट लाइन के अंदर तट के किनारे जो इरोजन होता है, मिट्टियाँ खिसक रही हैं, उसके काम ठीक है, उनके प्रति यहाँ पे प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं ये कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स कहीं ना कहीं हमारे पूरे समुद्र को प्रोटेक्ट कर रही हैं, उनको रेगुलेट करने का काम कर रही हैं। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो गया। अब दूसरा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है काफ़ी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग ना इन कोरल को देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरल्स पाई जाती हैं। तो वहाँ पे समुद्र के अंदर लोग यहाँ पर जाते हैं एक एज अ टूरिज़्म के पर्पज़ से, कि वहाँ पर जाकर देखेंगे, कोरल्स को ढूंढेंगे। प्लस इन कोरल का यूज़ किया जाता है मेडिसिन के अंदर भी और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी। तो इन कोरल्स को काफ़ी ज़्यादा पकड़ा भी जाता है, ताकि मेडिसिन और बाकी बायोटेक्नोलॉजी में इनका यूज़ किया जा सके। ठीक है, बाकी हमारा जो क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट को रेगुलेट करने का काम भी यहाँ पर कोरल रीफ्स करती हैं। कोरल रीफ्स एक नेचुरल बफर की तरह काम करती हैं। मान लो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट हो रहा है ना, उसके प्रति, उसके अगेंस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन देने का यहाँ पर काम करती हैं। जो बड़े बड़े स्टॉर्म्स होते हैं, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, उसको भी कंट्रोल करने का काम करती हैं। अब कोरल रीफ को खतरा क्या पहुँच रहा है? सबसे पहली चीज़, खतरा जो है, भले ही क्लाइमेट को रेगुलेट करने का काम करती हूँ, जब एक स्तर से ज़्यादा तापमान बढ़ जाएगा क्लाइमेट चेंज में, जैसा हम लोग देख पा रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, इनके अंदर कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाएगी। कोरल ब्लीचिंग कब होती है? कोरल ब्लीचिंग वही होता है कि इनके ऊपर की जो एल्गाई होती है, जूज़ैंथेलाई, वो एल्गाई ख़त्म होने लगती है। ठीक है, किसकी वजह से? क्लाइमेट के बढ़ने की वजह से, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से। तो वही हो रहा है, समुद्र के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये जूज़ैंथेलाई खत्म हुई, और जूज़ैंथेलाई खत्म होने की वजह से जो कोरल रीफ्स हैं वो भी खत्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी को हम लोग कोरल ब्लीचिंग का नाम देते हैं। ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं, इनके सारे का सारा कलर वगैरह सब उड़ जाता है। अब यहाँ पर दूसरा जो प्रॉब्लम यहाँ पे कोरल रीफ फेस कर रहे हैं वो है पोल्यूशन, प्रदूषण। कोरल रीफ को सबसे बड़ा खतरा पोल्यूशन का भी है। इसमें सीवेज, एग्रीकल्चर रन ऑफ, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज वाला पोल्यूशन भी देखने को मिलेगा। ये सारे पोल्यूशंस कहीं ना कहीं कोरल को पूरी तरह से मारने का काम भी कर रहे हैं। प्लस कई बार ओवर फिशिंग भी हो जाती है, एक हद से ज़्यादा मछली को पकड़ा जाता है, इससे भी यहाँ पर जो हमारा कोरल रीफ का इकोसिस्टम है वो भी डैमेज होने लगता है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर बात आती है कोस्टल डेवलपमेंट की। कई सारे डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं कहीं पर पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, बंदरगाह बन रहे हैं, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर जो कोरल रीफ्स है वो डिस्टर्ब हो रही है, वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये कुछ रीजंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इंडिया में कहाँ कहाँ पर कोरल रीफ्स पाई जाती हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। भारत के अंदर में आप देखोगे तो भारत का जो कोस्टल एरिया है, यानी कि हमारा ऐसा रीजन जो कि समुद्र से बाउंड्री को शेयर करता है, तो वैसी बाउंड्री पूरे इंडिया की 7,517 किलोमीटर की है। तो 7,517 किलोमीटर का जो हमारा कोस्ट लाइन है, इनमें से आप कह सकते हो कि जो मेन कोस्ट लाइन है हमारा वो 6,100 किलोमीटर का है बस। इनमें से 3 इंपॉर्टेंट जगह पर आपको कोरल रीफ्स इंडिया में देखने को मिल जाती हैं। और वो कोरल रीफ्स इंडिया में जो यहाँ पर पाई जाती हैं वो खासकर गल्फ़ ऑफ कच्छ हो गया, गल्फ़ ऑफ मन्नार हो गया, पाक बे वाला रीजन हो गया। पाक बे मतलब वो इंडिया और श्रीलंका के जस्ट बीच वाला रीजन हो गया। अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गए, लक्षद्वीप आइलैंड्स हो गए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरल रीफ्स पाए जाते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, अब उसके अलावा कुछ छोटे छोटे पैचेस और भी पाए जाते हैं कोरल रीफ के। कहाँ पर? रत्नागिरी के अंदर में मलवन, रेडी, यहाँ पर भी आपको कुछ छोटे छोटे पैचेस देखने को मिलेंगे। इंडिया ने कई सारे अलग अलग प्रकार के इनिशिएटिव स्टार्ट करे हैं। जैसे एक इनिशिएटिव है नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम, तो इसके अंदर भी हम लोग कोरल रीफ्स की प्रोटेक्शन की बात करते हैं। दूसरा, दुनिया भर के जो अलग अलग कह सकते हो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी मिलकर एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखा है, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव। यहाँ पर भी हम लोग कोरल रीफ को प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं। आप देखो यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा, जैसे 2007 में क्वेश्चन पूछा था,
क्वेश्चन ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो कोरल रीफ है ये कहाँ पर पाया जाता है, कौन से देश के पास में पाया जाता है? तो उसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल में आपको सबसे बड़ा कोरल रीफ देखने को मिलेगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे कोरल रीफ्स की संख्या पाई जाती है। उसके अलावा 2014 में फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ये था कि इंडिया में ये 4 अलग अलग लोकेशंस दी गई हैं, इनमें बताओ कहाँ कहाँ पर कोरल रीफ्स देखने को मिलती हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड में पाई जाती हैं, हाँ पाई जाती हैं, अभी आपने पढ़ा था। गल्फ ऑफ कच्छ में पाई जाती हैं, हाँ पाई जाती हैं। गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ भी पाई जाती हैं। सुंदरबन नहीं, इसका तो हमने पढ़ा नहीं। सुंदरबन में तो मैंग्रोव्स वगैरह पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, तो उस स्टार्टिंग के जो हमारे 3 लोकेशंस हैं, यहाँ तीनों जगह पर ये जो हमारी कोरल रीफ्स है वो पाई जाती है। तो आपका ये प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन आपको दिया था ना, उसका ये आंसर भी हो गया। ठीक है, तो ये था यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा, बहुत कुछ आज के इस वीडियो से आपको जानने को मिला होगा। आज का जो हमारा एडिटोरियल सेक्शन है वो पूरी तरह से बेकार है, आपने प्लीज़ यार उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जब मैं पढ़ लेता हूँ तो मैं समझ आता हूँ फिर यहाँ पे कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इस वजह से मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ। बाकी जो भी आज चीज़ें पढ़ाई गई हैं, अलग से पढ़ाई गई है, बैकग्राउंड डेटा दिया गया है, वो थोड़ा ज़्यादा रेलिवेंट है, उसके ऊपर थोड़ा मेन फोकस करना। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा एडिटोरियल ही काम आएगा। एडिटोरियल पे बेसिकली यहाँ पर एक राइटर है जो कि अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को शेयर कर रहा है। वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ कहीं पर अगर इंपॉर्टेंट होंगे तो डेफिनेटली 1000% मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। और जब सारे एडिटोरियल इंपॉर्टेंट होता है मैं सारे भी कवर करता हूँ, चाहे वीडियो वो 1 घंटे 1.5 घंटे का ना पहुँच जाए। ठीक है, आपको पता होगा, लेकिन आज काम के नहीं है तो आप उनको स्किप कर सकते हो। विश्वास के साथ में आपको यहाँ पर ये पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस प्रोवाइड करवाने का मैं काम कर रहा हूँ। बाकी ये प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन है, अच्छा इसका आंसर तो हम देख ही चुके हैं। नाउ करते हैं हम लोग अपने वीडियो को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।